हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी वैद्युत रसायन को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग लेकर के आए इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11, ठीक। और यही होगा बेटा लेक्चर नंबर लास्ट, समझ रहे। लेक्चर नंबर 11 यानी आज से ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा है और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो अगर अगर अभी तक आप लोगों ने वो 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके उन सभी लेक्चर को देखिए। आप यकीनन सेकेंड केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। केवल 10 लेक्चर 11 लेक्चर लगातार सीरियल से देखते जाइएगा, आप जो है ना, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कवर करा है यहाँ पर, ठीक है। जाकर के देखिए एक बारी, मजा ना आ जाए तो कहना आप मुझसे, ठीक है। हाँ, ये बस याद रखिएगा। फिलहाल आज का जो कहानी है वो क्या है, सीसा संचायक सेल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछली साल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल और सीसा संचायक सेल, ठीक। ये दोनों आई थी, तो ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 4 सेलें हैं और हर साल आने तो है ना। और सेट बनने कितने टोटल 7। अब 7 सेट बनेंगे ना तो सब में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा बच्चा, है ना। ये बात तो कंफर्म है, तो सेल जरूर आनी है, ये बात दिमाग में बिठा करके चलो, है ना। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से मन से आपको समझना है। मैंने 2 सेलों के बारे में पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी, आज 2 सेल के बारे में बातचीत कर लेंगे, कहानी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। फिलहाल चलो शुरू करते हैं और देखते हैं जरा क्या ध्यान से। सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है द्वितीयक सेल या बैटरियां किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत करी थी बच्चा कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, और उसके 2 बेहतर एग्जांपल शुष्क सेल और मरकरी सेल के बारे में डिटेल से हम लोगों ने सीखा था, ठीक। लेकिन आज कहानी है किसकी, द्वितीयक सेल की। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो अगर द्वितीयक सेल या बैटरियां, तो वे वैद्युत रासायनिक सेल, क्या बोलोगे आप, वे वैद्युत रासायनिक सेल। एक सेकंड रुकते हैं और कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलो अभी देखो ध्यान से, कह रहा वे वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया, इस चीज को समझो बच्चा, जानते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो चैप्टर की शुरुआत ही इसी चीज से हुई थी। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो शुरुआत इसी से करी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया से, ठीक। तो हमने बताया था जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती तो उसे क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। तो कह रहा रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है या जिन्हें पुनः आवेशित या पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखो बच्चा, जो प्राथमिक सेल थी उन्हें हम लोग पुनः आवेशित या पुनः प्रयुक्त नहीं कर सकते थे, ये ध्यान रखो। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है उसका कि भैया दोबारा चार्ज भी कर पाएंगे हम लोग और दोबारा से यूज भी कर पाएंगे। जैसे ये माइक है, इस माइक में जो भी बैटरी पड़ी होगी वो द्वितीयक सेल होगी, सीधी सी कहानी है। वो कैसी होगी, द्वितीयक सेल होगी, सेकेंडरी सेल होगी। ये बात को समझ लो, क्यों होगी, क्योंकि इसको हम रोज चार्ज करते हैं और रोज यूज करते हैं। बात समझो जानते, ठीक है। तो बस यही तो आपको समझना है कि भैया जिस चीज को हम लोग दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, मतलब जिस सेल को या जिस बैटरी को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं, वो बैटरी क्या कहलाएगी, द्वितीयक सेल कहलाएगी। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखी है, द्वितीयक सेल कहलाती है। यह सेल उत्क्रमणी होती है। सेल कैसी होती है बच्चा, उत्क्रमणी होती है। उसमें क्या लिखा था, अनुत्क्रमणी। अच्छा, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी का मतलब क्या होता है भैया, जिसमें यूटर्न ना हो उसे अनुत्क्रमणी कह देते हैं। कि जा तो रहे हो भैया, जाओगे जाओगे और मर जाओगे, एक दिन वापस नहीं लौट के आ पाओगे, तो वो कैसा रास्ता हो गया, एक उत्क्रमणी रास्ता हो गया, समझ रहे हैं, सॉरी अनुत्क्रमणी रास्ता हो गया, ठीक। और उत्क्रमणी क्या होता है भैया कि जहां जब मन करे तब वापस आ जाओ, जब मन करे तब वापस आ जाओ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, उत्क्रमणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्क्रमणी कहलाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे बर्फ से क्या बनना, पानी बनना, और फिर पानी से क्या बन जाना, बर्फ बन जाना। ये दोनों कैसे सेल है, मतलब कैसी प्रक्रिया है, एक उत्क्रमणी प्रक्रिया की कहानी है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल आगे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संचायक सेल भी कहते हैं भैया। इसीलिए कहते थे कि दोबारा से, अब संचायक का मतलब होता है किसी को क्या करके रखो, संजो करके रखो अपने पास में, संभाल करके रखो। क्यों, क्योंकि भैया इसको दोबारा भी यूज करना है। ऐसा तो है नहीं एक बार यूज कर लिया और फेंक दिया कि चलो ऑटो तुम्हारा काम खत्म, है ना। बार बार यूज करना है नहीं, अब बार बार यूज करना है जिस चीज को, उसको संजो के रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा भैया। कि भैया आज नहीं तो कल हमें इसकी जरूरत फिर पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो इसको हमें संभाल करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा करके रखिए। फिलहाल कह रहा इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, संचायक सेल भी कहते हैं। और बेहतर संचायक सेल का जो नाम है वो क्या है, सीसा संचायक सेल। क्या नाम है, सीसा संचायक सेल, ठीक। ये आपको पढ़नी है आज, सीसा संचायक सेल के बारे में आज आपको क्या करना है, डिटेल से सीखना है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो कहानी है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि भाई द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से काम करती है ना, ठीक। तो तुम्हें ध्यान रखना। फिलहाल एक काम करो, स्क्रीनशॉट, चलिए अच्छा ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे
अब आगे कहानी समझते हैं। ठीक, अब हमारे पास में है बेटा सीसा संचायक सेल, जो भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा किसका, द्वितीयक सेल का। ठीक, उसी में हमें सीखना है सीसा संचायक सेल। अब सीसा संचायक सेल क्या होती है जरा समझना ध्यान से। तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, सीसा संचायक सेल का यूज कहां पर करते हैं। तो कह रहा है इस सेल का उपयोग स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरियों में किया, मतलब जो अपने आप से चलती, जैसे ई रिक्शा हो गया, इलेक्ट्रिक रिक्शा देखा आप लोगों ने, ठीक, तो वो हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक बस हो गई, इन सभी में जो बैटरियां डाली जाती है ना, उसमें इस तरीके से सीसा संचायक सेल का यूज किया जाता है। जैसे समझ में आ रहा, स्वचालित का मतलब ऐसे समझ लो जैसे ट्रॉली होती नहीं होती ट्रैक्टर की, ठीक, तो वो स्वचालित नहीं है, उसको खींचने के लिए हमें ट्रैक्टर से जोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो क्या होता है ना, इनमें चाबी लगाओ, स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से चल देंगे। ठीक, इसमें किसी से खींचने की जरूरत है नहीं। अच्छा, कभी कभी ये बैटरी जब लुल्ल पड़ जाती है तब इनको भी खींचा जाता है, तब इनको भी क्या करते हैं, किसी न किसी से खींच करके ले जाते हैं। ठीक, तब वो कैसी स्वचालित नहीं होती है। फिलहाल इतना समझो ध्यान से क्या, कि जो स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरियां होती हैं उनमें हम लोग संचायक सेल का यूज करते हैं। ठीक, कह रहा है क्या कि एक सीसा संचायक सेल का सेल विभव, समझना, एक सीसा संचायक सेल का सेल विभव, सीसा संचायक सेल का सेल विभव। ठीक, एक सीसा संचायक सेल का सेल विभव जो है वो कितना कह रहा है आपसे, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की बात कर रहा है भैया, इतने तक का होगा, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का। ठीक, कह रहा जिनमें 3 से 6 संचायक सेल। अब हम लोग क्या करते हैं, संचायक सेल, संचायक सेल ध्यान रखना, सीसा अलग है, संचायक अलग है, सीसा संचायक सेल। ठीक, तो तुम यहां पर क्या बोलोगे, संचायक सेल, संचायक सेल। अब संचायक सेल में हमें कितनी से कह रहा, देखो संचायक सेल 3 से 6 जोड़नी पड़ती है। कितनी जोड़नी पड़ती है, 3 से 6। इसका मतलब है अगर आपसे कोई ये कहता है कि भैया संचायक सेल का सेल विभव कितना होता है, तो एक संचायक सेल का जो सेल विभव है वो लगभग 2 होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। ठीक, तभी तो आप जब इस तरीके की 3 सेलों को आपस में जोड़ेंगे तभी तो विभव कितना होगा, 6 होगा। और इसी तरीके की अगर 6 इनको जोड़ देंगे तो वो कितना विभव हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये कोई पूछता है कि एक सीसा संचायक सेल का सेल विभव कितना होता है, तो बोलोगे भैया 3 वोल्ट से, सॉरी यहाँ ध्यान रखो कि 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में होता है। लेकिन अगर कोई कहते हैं कि एक संचायक सेल का सेल विभव कितना होता है, तो तुम बोलोगे भैया 2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, और ऐसी 3 से 6 संचायक सेल जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब हमारे पास में बन जाता है एक सीसा संचायक सेल, जिसका विभव 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इन सभी को हम लोग श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतनी कहानी पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़गी बच्चा। ठीक, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे कहानी समझ लो, इस पॉइंट को पढ़ो, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको समझ में आते हैं तो फिर ये चित्र बनाना बहुत आसान काम है, कठिन काम नहीं है। ठीक, ध्यान से देखो, इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट एनोड की भांति कार्य करती है। एक स्पंजी लेड की प्लेट, स्पंज समझते हो नहीं समझते हो, स्पंज हम लोग उसे कहते हैं, जैसे ब्रेड देखा नहीं देखना आपने, अंदर का हिस्सा जो होता है वो खोखला होता है, अंदर का हिस्सा खोखला होता है लेकिन भरा भी पूरा होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक, तो ऐसे इसको स्पंज कहा जाता है। तो स्पंजी लेड की जो प्लेट है, जैसे ये व्हाइट वाली प्लेट दिख रही नहीं दिख रही, ठीक, ये स्पंजी लेड है, इसमें हल्के हल्के से होल भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना। तो ये एक स्पंजी लेड की प्लेट होगी, देखो केवल लेड लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये किसकी हो गई, स्पंजी लेड की कहानी हो गई। ठीक, जो किसकी तरह कह रहा है, एनोड की भांति कार्य करती है, जो एनोड की भांति कार्य करती है, ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान रखो बेटा, ये जो लेड वाली, देखो ध्यान से, स्पंजी लेड की जो छड़ है ये किसका काम कर रही है, बोले भैया एनोड का काम कर रही है। देख पा रहे होंगे आप, किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। ठीक, उसके बाद दूसरे में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि भैया इसमें लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी। अब इसी तरीके की जो स्पंजी लेड है इसके ऊपर पेंट कर दी गई, किसकी पेंट कर दी गई, लेड ऑक्साइड की। देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड की क्या कर दी गई, परत चढ़ा दी। तो कह रहा लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी जो लेड की प्लेट होगी वो कैथोड की भांति कार्य करेगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो ये ब्लैक ब्लैक कलर वाली दिख रही है वो किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। बच्चा ध्यान से देख लो, ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि जो स्पंजी लेड है वो एनोड का काम करेगी और जिसमें लेड ऑक्साइड की परत चढ़ाई गई है वो कैथोड का काम करेगी। ठीक, उसके बाद कह रहा 38% H2SO4 वाला जली विलयन जिसका घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ध्यान समझो बेटा, क्या 38% H2SO4, मैंने कहा आपसे कि हमारे पास में 100 ml क्या है, 100 ml का कोई एक विलयन है, जिसमें जो विलयन किसका बना हुआ है, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बना हुआ है, दूसरा जल का बना हुआ है। ठीक, दो पदार्थ हमने आपस में मिला रखे हैं, जो तुमको ये डॉट डॉट लाइनें दिख रही ना, ये यही कहानी है, समझ लो ध्यान से। ठीक, 100 ml आपके पास में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का, और प्लस में क्या है बच्चा,
जल का विलयन है। किसका है? जल का विलयन। तो इस 100 ml में जो 38 ml की बात होगी, किसकी बात होगी? 38 ml की बात होगी, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा? जल होगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यही तो कहानी आपको समझनी है कि 38% जो होगा वो क्या होगा? H2SO4 होगा, बाकी का जो 58% हिस्सा बचा हुआ होगा वो हमारा किसके लिए हो जाएगा? जल की कहानी हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ही आपको एक विलयन ले लेना है। ठीक, अब इस विलयन का जो घनत्व है वो दिया गया, कह रहा 1.30, कितना कह रहा है? 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसे हम लोग विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जिसके रूप में? विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके की ये जो डॉट डॉट लाइनें बनी हुई है ना, ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं ना, ये किसका काम कर रही है यहाँ पर? तो ये विद्युत अपघट्ट का काम कर रही है। ठीक, इस विद्युत अपघट्ट में भरा क्या गया है? तो आपको बोलना है भैया 38% सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलोगे? 38% सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, मतलब बहुत कम मात्रा में, इसलिए तनु शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया गया? तनु शब्द जोड़ दिया गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया। ठीक, चित्र बना लोगे कि नहीं बना लोगे? इतना काम अगर कर लोगे तो बहुत आसान लगेंगी चीजें आपको। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन सीखते हैं कि एनोड की अपक्रिया क्या है और कैथोड की अपक्रिया क्या है। बच्चा है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी कहानी को समझते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि H2SO4 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? H2SO4 लिखा हुआ। मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ? H2SO4 लिखा। ठीक, अब हमने कहा इनको एक बारी लड़ाई करा दो, इनकी एक बारी क्या करा दो? लड़ाई करा दो। जैसे ही आप लड़ाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? H का प्लस मिलेगा, SO4 का 2- मिलेगा। क्या मिलेगा? H का प्लस मिलेगा और SO4 का 2- मिलेगा। ठीक, अच्छा हमने कहा इनकी लड़ाई करा दो बच्चा, कितनी बार? 2 बार करा दो। अच्छा एक बार में अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपको 2 मिलेंगे, किसके? H के प्लस के। अच्छा 2 बार लड़ाई कराएंगे तो 4 H के प्लस हो जाएंगे, 2 आपको किसके मिलेंगे? SO4 के 2- वाले मिलेंगे। ठीक, ये कहानी समझ लो मैंने क्यों कराया, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर सीखते हैं बेटा एनोड की रिएक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चा क्या? एनोड रिएक्शन। ठीक है ना, क्या लिख देना? एनोड रिएक्शन। अब एनोड रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एनोड रिएक्शन में? जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एनोड की छड़ किसको बोले हो? लेड को बोले हो। ठीक, तो आपको यहाँ पर जो है ना पहले तो क्या लेना पड़ेगा? लेड लेना पड़ेगा। ठीक, किसके रूप में? तो सॉलिड के रूप में। ठीक है ना, लेड ले लेना। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा क्या कि जो ये सल्फेट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सल्फेट। एक सल्फेट का मॉलिक्यूल ले लेना। अभी इसीलिए तो लड़ाई करवाई थी हमने, आपसे कहा था ना कि लड़ाई करा दो पहले उनके बीच में। एक सल्फेट का मॉलिक्यूल ले लेना और ये किस रूप में होगा? एक्वस के रूप में होगा। ठीक, और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हम लोग एनोड की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कराते हैं। बच्चा क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कराते हैं। और सबको पता बच्चा कि ऑक्सीडेशन की जब रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। समझना ध्यान से। अब हमने कहा कि लेड ने यानी यहाँ पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। तो जरा सोचो कि दान करने पर चार्ज कैसा आता है? प्लस का। तो इस लेड के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस का। और यही प्लस वाला किसके साथ? इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो बच्चा बन जाएगा लेड सल्फेट। क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट, यानी कि PbSO4। ये बात आप ध्यान रखना। और यहाँ पे जो कहानी थी वो किसकी थी? 2 इलेक्ट्रॉन के दान करने की। ठीक, अब जरा हमें बता दो कि यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो बोलो। बेटा बउआ इधर बैठ जाओ चुपचाप शांति से, है ना, बात मत करना और कुछ बोलना नहीं, है ना, ये ध्यान रखना। चलो फिलहाल अब दूसरी आप लोग देखो ध्यान से यहाँ पर। तो अब हम लोग दूसरी रिएक्शन सीखेंगे बच्चा, कैथोड की रिएक्शन। किसकी सीखेंगे? कैथोड की रिएक्शन सीखेंगे, है ना। तो अब कैथोड रिएक्शन की क्या कहानी है, इस चीज को समझ लो जरा ध्यान से। तो कैथोड रिएक्शन में हमें पता है अच्छी तरीके से, हम लोग जब कैथोड रिएक्शन कराते हैं तो हमें कराना पड़ता है बच्चा रिडक्शन। क्या कराना पड़ता है? रिडक्शन कराना पड़ता है। ठीक है ना, रिडक्शन का मतलब समझ गए होगे आप लोग अच्छी तरीके से। अपचयन कराना पड़ता है। और अपचयन में करते क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक, अब हमें किसके साथ में कराना है? तो बोलो भैया लेड ऑक्साइड के साथ में, क्योंकि इसी को तो कैथोड बोले हो। देखो जरा ध्यान से, यही तो सारी चीजें सीखनी है आपको ध्यान से। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले लेड ऑक्साइड यानी PbO2। क्लियर है कि नहीं? देखो लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड अगर आपने ले लिया है तो आगे कहानी भी समझ में आ जाएगी आपको बड़ी आसानी से। लेड ऑक्साइड PbO2+। ठीक, अब सुनो कि भैया अभी तक तो हमने केवल यहाँ से एक ही तो लिया था सल्फेट का, एक बचा था, वो वाला भी सल्फेट ले लो। यहाँ पर मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से बच्चा, है ना, क्योंकि तभी कहानी आपको समझ में आएगी। हमने कहा इस वाले सल्फेट को भी ले लो वापस से, इस वाले सल्फेट के आयन को भी तुम क्या करो? ले लो। ठीक, प्लस अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ऊपर वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं लिया था। टोटल है कितने आपके पास में हाइड्रोजन? 4। तो चारों हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लो आकर के, तो क्या मिलेगा? 4H का प्लस मिल जाएगा। ठीक, और हमें पता है कि जब हम लोग इसको बनाते तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता। तो दान करे थे इलेक्ट्रॉन 2 हमने, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक, Pb जो है वो किसके ऊपर? इस सल्फेट के ऊपर क्रिया करेगा। ठीक, यानी कि जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Pb जो है वो किसके साथ अपक्रिया कर लेगा?
इस ठीक है सल्फेट के साथ कर लेगा। बात समझ में आ गई? तो पीबी की अभिक्रिया आपको किसके साथ में करा देनी है? सल्फेट के साथ में। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? लेड सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लेड सल्फेट मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब ये दो ऑक्सीजन जो हैं ये दोनों के दोनों किसके साथ में? इस 4 प्लस के साथ अभिक्रिया करेंगे, 4H प्लस के साथ में। ठीक। तो हमें पता है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के जल के 2 मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी क्या बच जाएंगे यहाँ पर? 2H2O बन जाएगा। ठीक। जरा बताओ हमें कि क्या यहाँ तक कहानी आपको समझ में नहीं आई? क्या ये रिएक्शन आपको टफ लगी क्या? ठीक। बहुत आसान सी चीज है। आप 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीजन को दे देना, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का, और फिर उसके बाद जो लेड है वो किसके साथ में? सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ? इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो एक जगह लेड सल्फेट दिखेगा, एक जगह आपको 2H2O दिख जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग इसके आगे की कहानी को भी समझते हैं। हो गया ना बच्चा? ठीक। अब अगर इतनी सी कहानी समझ गए तो फिर आगे कहानी को भी समझ लेते हैं जरा ध्यान से। ठीक। देखो अब इसमें तो कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन करता है, बैटरी जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या हो जाता है? तो तुम बोलोगे यार जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है दोनों इलेक्ट्रोडों पर ये जो लेड सल्फेट बना था ना, बार बार क्या बना था? लेड सल्फेट, यही एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक। तो तुम बोलोगे भैया क्या कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट जमा हो जाता है, और पुनः आवेशित करने के लिए सेल को एक विद्युत अपघटनी सेल की भांति प्रयोग किया जाता है। तो जब दोबारा इसको चार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्योंकि द्वितीयक सेल पड़ रहा है तो चार्ज तो होगी होगी, ये बात तो कंफर्म है। तो फिर हम लोग इसे क्या कर देते हैं? एक विद्युत अपघटनी सेल की भांति प्रयोग करते हैं इसका। ठीक। अब विद्युत अपघटनी सेल की भांति जब प्रयोग करते हैं तो इसे हम लोग, अब विद्युत अपघटनी सेल में हम लोग क्या करते थे? अगर थोड़ी सी पुरानी चीजें अगर आपको याद दिलाई जाए तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल को। ठीक। ऐसे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड बना लेते थे, और इस इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते थे? बाहर से एक बैटरी जोड़ देते थे। क्या करते थे? बाहर से एक बैटरी, और इस बैटरी से इन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या मिलती थी? ऊर्जा मिलती थी। वही यहाँ पर लिखा है कि बाह्य स्रोत से इसे क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, तो विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है। फिर उसके बाद जो विद्युत धारा है और वो विपरीत दिशा में बहने लगेगी, क्योंकि डिस्चार्ज के विपरीत अभिक्रियाएं होती, क्योंकि डिस्चार्ज के विपरीत अभिक्रियाएं होती है। इसका मतलब साफ है कि जो आपने एनोड की अभिक्रिया बनाई थी, जो आपने एनोड की अभिक्रिया बनाई थी, वो एनोड की अभिक्रिया जो है अब एनोड के साथ ना होकर किसके साथ होगी? कैथोड के साथ में होगी। ठीक है। और जो कैथोड की अभिक्रिया बनाई थी वो कैथोड के साथ ना होकर किसके साथ होगी? एनोड के साथ में होगी। मतलब जो कैथोड रिएक्शन थी ये वाली रिएक्शन अब ये किसके साथ होगी? जाकर के एनोड के साथ होगी। ठीक। और जो एनोड में हुई थी वो किसके साथ होगी? कैथोड के साथ में। बट करना उल्टा है। कैसे करना? उल्टा करना है। ठीक। तो जरा ध्यान से देखो, इधर पे आपको क्या दिख रहा है? PbSO4 प्लस 2H2O, यही तो दिख रहा है, PbSO4 प्लस 2H2O। तो पहले आप यही लिखेंगे, जरा ध्यान से चलते हैं आगे की तरफ। ठीक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भैया लेड सल्फेट यानी PbSO4, और प्लस में क्या लिखना आपको? 2H2O। ठीक। अब ये जो थी इनसे, हाँ ये किससे मिलकर के बने थे? तो उधर आपने देखा था लेड ऑक्साइड। क्या देखा था? लेड ऑक्साइड यानी कि PbO2, और प्लस में आपने क्या लिया था? SO4 यानी सल्फेट का एक मॉलिक्यूल, और प्लस में आपने 4 मॉलिक्यूल किसके लिए थे? H के। चलिए ठीक। अब हम लोग देखते हैं बच्चा क्या? कैथोड की रिएक्शन को। ठीक है ना? किसकी रिएक्शन को देखते हैं? कैथोड की रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है। अब कैथोड रिएक्शन में क्या होगी कहानी? तो जस्ट उल्टा कर देना है भैया, जो उधर पे एनोड में बनी थी ना उसी को यहाँ पर क्या कर देना? कैथोड में बना देना करके, तो कैथोड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक। अब क्या बनाए थे एनोड में? जरा देखो चल करके, पीछे चल करके देख लेते एक बार भैया। तो एनोड में हम लोगों ने बनाया था इसकी पूरी की कहानी को। ठीक। अब ये किस में बनी थी? कैथोड में बनी। अब तुम्हें इसको पहले उधर बना देना, तो तुम ये क्या करोगे? इस चीज को पहले उधर लिखना और उस चीज को इधर पे लिख देना करके। ठीक। ये हो जाएगी कहानी, बस इतना सा अंतर है। तो अब कैथोड रिएक्शन में आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखना। ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? लेड सल्फेट। क्या लिखेंगे? लेड सल्फेट लिखेंगे। ठीक। और प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक। अब ये बने कैसे थे? तो आपको पता था लेड हमने लिया था, और उसके बाद में हमने एक मॉलिक्यूल किसका लिया था? सल्फेट का लिया था। ठीक। ये थी कहानी बच्चा, है ना? इतना कर देना है, बस हो गई कहानी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक। ये देख लो जरा ध्यान से, यही तो लिखे थे ना जो वहां पे लिखा था, बस उसी चीज को अपन ने उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया कि जो रिएक्शन एनोड के साथ बनी थी वो कैथोड के साथ, और कैथोड के साथ बनी थी वो एनोड के साथ, बस उल्टा कर करके लिख देना। कैसे लिख देना? उल्टा करके। जो लेफ्ट में लिखा था वो राइट में, जो राइट में लिखा था वो लेफ्ट में। इतना सा अंतर है, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। फिलहाल आगे चलते जल्दी से हम लोग। अब कह रहा सीसा संचायक सेल की विशेषताएं बता दीजिए। ठीक है। जो ये सीसा संचायक सेल है इसकी विशेषताएं समझ लीजिए ध्यान से। ठीक। बड़ी आसान सा काम है,
तीन बातें आपको याद रख लेनी है। क्या लिखा है, कह रहा है भैया इस सेल को बार बार उपयोग किया जा सकता है, इस सेल का बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक। और कह रहा है इस सेल की जो दक्षता है वो लगभग कितनी 80% होती है, यानी बहुत सारी ऐसी सेलें होती हैं जो लगभग 60 से 70% ही दे पाती, लेकिन जो शीशा संचायक सेल है इसकी दक्षता बहुत अच्छी होती है और लगभग कितनी 80% के आसपास होती है, ठीक। अब कह रहा है इस सेल की जो आयु है वो 2 से 5 साल, अगर आपने ये सेल एक बार खरीद ली तो आपको 2 से 5 साल तक के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है, वैसे ही रंगबाजी से चलेंगी जैसे ये चलती चली आई है, ठीक है ना। फिलहाल अब हम लोग आगे कहानी को समझते हैं। अब हमारे पास में है बच्चा ईंधन सेल। क्या है, ईंधन सेल है, ठीक। अब इस ईंधन सेल के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि ईंधन सेल की क्या कहानी होती है, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से समझना पहले इस ईंधन सेल को। कह रहा है ईंधन सेल, ये सेल प्राथमिक सेल के समान होती है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बच्चा क्या, प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल को हम क्या करते थे, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते थे ना, ऐसी इनकी भी कहानी होगी कि भैया ये सेल प्राथमिक सेलों के समान ही होते हैं, इनके द्वारा ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, ये याद कर लो, इनके द्वारा जो ईंधन की क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, उसे हम लोग किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब कह रहा क्योंकि दहन अपक्रिया भी रेडॉक्स अपक्रिया के समान होती है, क्योंकि दहन अपक्रिया जो होती है ना वो भी किसके समान होती है, रेडॉक्स अपक्रिया के समान ही होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस कह रहा नोट पॉइंट ये याद कर लो, जरूरी चीज है। कह रहा इस इनमें क्या बोलोगे, इनमें ईंधन के रूप में, यानी इसमें जो ईंधन के रूप में हम लोग हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, मेथेन ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं और एथिल अल्कोहल ले सकते हैं, आदि का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जो बेहतर एग्जाम्पल है वो किसका है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। और आज हमें पढ़ना भी इसके बारे में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में हमें आज बेहतर तरीके से सीखना है ना, ठीक है बच्चों। चलो चलते जल्दी से आगे की तरफ और देखते हैं, ठीक। जरा ध्यान से देखो, इसमें भी वही कहानी है कि आपको हर एक पॉइंट को याद रखना। किसको याद रखना, हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से याद रखना। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में कि इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम, ध्यान रखो बच्चा, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना इनको बहुत अच्छे से डिटेल में याद रखना है। कह रहा है कार्बन या टाइटेनियम, आपको इसमें कार्बन या टाइटेनियम के छिद्रित इलेक्ट्रोड मिलते हैं, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। तो कह रहा कार्बन तथा, ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, ये छिद्रित इलेक्ट्रोड है, ठीक। कह रहा जिन पर प्लेटिनम या कॉपर सिल्वर या कॉप्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होगी, मतलब इनके ऊपर जो ये थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की ब्लर दिख रहा है ना, ये पेंट चढ़ी हुई है, किसकी चढ़ी हुई है, तो बोलोगे भैया या तो इसमें प्लेटिनम की पेंट चढ़ा दो या सिल्वर की चढ़ा दो या क्यूप्रस ऑक्साइड की चढ़ा दो, दोनों में से तीनों में से किसी की भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है क्या, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में NaOH या KOH, ध्यान रखना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यही तो जगह हो गई, तो यहां पर आप क्या करोगे, सांद्र जली NaOH या KOH, क्या कह रहा है, KOH का विलयन भर देते हैं, फटाफट ध्यान देना, ठीक है। तो कह रहा सांद्र जली विलयन भरा रहता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, जो किसकी तरीके से कार्य करेगा, विद्युत अपघट्ट की तरीके से कार्य करेगा। अब कह रहा इनमें हाइड्रोजन गैस को एनोड के से की ओर से, अब देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो किसकी तरफ के, एनोड की तरफ से, मतलब इस छड़ का नाम आपको क्या दे देना, एनोड दे देना, चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपको क्या कि भैया एनोड की तरफ से, किसकी, एनोड की ओर से, एक सेकंड को, हाँ, ये हाइड्रोजन गैस को एनोड की ओर से तथा ऑक्सीजन गैस को कैथोड की ओर से प्रवाहित करते हैं। भैया देखो ध्यान से, जो ऑक्सीजन गैस है इसको किसकी तरफ से, इस कैथोड की तरफ से प्रवाहित करा गया, जो ये हाइड्रोजन गैस थी उसको किसकी तरफ से, इस एनोड की तरफ से प्रवाहित करा गया, ठीक, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है यह गैस बुलबुलों के रूप में छिद्रित इलेक्ट्रोडों से ऊपर उठती है। अब इस छिद्रित इलेक्ट्रोडों से जो है ना जैसे प्रवेश कराते हैं तो इससे जो है ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ से कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपसे, बुलबुलों के साथ में यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये तो कहानी थी बच्चा चित्र की, किसकी थी, चित्र की, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे तरीके से समझो इन चीजों को कि कैसे हम लोग चित्र को बनाना है, कैसे चित्र को समझना है, ठीक। बहुत आसान सा चित्र है, बहुत कठिन कहानी नहीं है इसकी, ठीक है ना। जल्दी से देख लो, फिर उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। चलो ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में फटाफट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बच्चा किसके बारे में, एनोड रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब हमें सीखना है किसके बारे में, पहले एनोड रिएक्शन के बारे में। ओके मेरी जान रुक जा, एनोड रिएक्शन, ठीक है ना। अब एनोड रिएक्शन में सीखने के लिए करना क्या पड़ता है, बड़ा ही आसान सी चीज है। एनोड किसको माने भैया, बोले इधर हाइड्रोजन की तरफ से, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर किसको लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन ले लेना है, ठीक। हाइड्रोजन गैस ले लेनी है आपको, ठीक। और इसमें आपको क्या करना है, लड़ाई करा देनी है किसके किसके बीच में, NaOH के बीच में या KOH के बीच में, जो भी लेना उसकी लड़ाई करा देना, तो तुम्हें वहां से क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिख लो बच्चा क्या, NaOH, इन दोनों की लड़ाई करा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे Na का प्लस मिलता और क्या मिलता, OH का माइनस मिलता।
मैंने कहा लड़ाई करा दो दोनों की, क्या करा दो, दोनों की लड़ाई करा दो। जैसे लड़ाई कराओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, OH के निगेटिव आयन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, OH के निगेटिव आयन मिल जाएंगे। ठीक, अब एक काम करना आपको यहाँ पे कितने से करा देना, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास में, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब हमने कहा, जरा मेरी बात को समझना ध्यान से, हमने कहा कि तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, दान कर दो। अब हमने कहा कि एक बार में देखो, एक हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है, एक ही तो दान कर पाएगा। ठीक, तो हमने कहा 4 कर दो भैया, तो कितनी बार में कर पाओगे, 4 बार में, तो तुम यहाँ पर क्या कर देना, 4 इलेक्ट्रॉन लिख देना। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन दान करे तो इसके ऊपर कितने बेटा, 4 H के प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बात को समझना ध्यान से। ठीक, जैसे ही 4 H के प्लस हो गया, अगर हम कहते हैं इनकी 4 OH माइनस के साथ अब क्रिया करा दो, तो H का प्लस और OH का माइनस ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बच्चा जल। क्या बना देते हैं, जल। तो जल के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे मेरे ख्याल से। देख लो जरा ध्यान से, कि 2 क्यों बनेंगे ना, 4 बनेंगे ना, 2 क्यों बनेंगे, 4 ही बनेंगे बच्चा। ठीक, देखो तो तुम्हें यहाँ पर कितने, 4 मॉलिक्यूल आपको जल को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये रिएक्शन पल्ले पड़ गई होगी। इनके बीच में लड़ाई करा देनी, OH निगेटिव मिलेगा उसको रख देना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देना। अच्छा ये 4 ही क्यों करा गया, तो अभी आपको पल्ले पड़ जाएगा। देख लो जरा ध्यान से, जब कैथोड की रिएक्शन आप सीखोगे तो आपको पल्ले पड़ेगा कि भैया ये 4 ही क्यों हम लोग ग्रेड करें, 2 से भी तो काम चल सकता था, 2 से 2 जल के मॉलिक्यूल बना देते ना, लेकिन नहीं बच्चा। अभी आप एक बात सीखेंगे कि जब हम लोग कैथोड की रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक बारी, कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन है ना, कैथोड रिएक्शन। ठीक, अब कैथोड रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अच्छा कैथोड की तरफ से क्या लिखा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख देना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, O2 है ना, O2 लिख देना, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ये क्या करेगी बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। क्या करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक, देखो ध्यान से, आपको पता है ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है कि नहीं है, तो एक बार में जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो कितना माइनस का आता है, 2 आता है। अच्छा 2 बार में करेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, देख लो जरा ध्यान से, अपने हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, तो बड़े आसानी से समझ गए आप। ठीक, अब करना क्या है, इस चीज को समझना है। तो आपने करना है कि बच्चा यहाँ पे आपको जो जल बना था ना वो लेना है। क्या करना है, जल जो बना था वो हमें लेना है। ठीक, अब ऐसा हमने क्यों करा कि जल लेना है, तो जरा समझना, जल को जब तुम अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, H का प्लस मिलेगा और OH का माइनस मिलेगा। ठीक, अब हमने कहा कि आप यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जो है ना अब क्रिया करा दो किसके साथ में, इस H के प्लस के साथ में, तो जैसे करोगे इसके ऊपर भी माइनस का हो जाएगा ना, देखो इधर माइनस का तो इधर सिंगल का प्लस। तो हमने कहा एक काम कर लो, इधर कितने मॉलिक्यूल ले लो, 2, तो इधर भी कितने प्लस के हो जाएंगे, 2 प्लस के हो जाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई। तो जब एक बार अब क्रिया करेगा तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा बच्चा क्या, OH। अच्छा ये दोबारा से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2OH का निगेटिव। कितना हो जाएगा, 2OH का निगेटिव। ठीक, तो ये 2OH निगेटिव और ये 2OH निगेटिव, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा बच्चा 4OH का निगेटिव। क्या बचेगा, 4OH का निगेटिव बचेगा। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए, समझ में आई क्या नहीं कि नहीं। ठीक, और इतना ही करना है एनोड और कैथोड की रिएक्शन को लेकर के। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कहानी को हम लोग समझते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, ईंधन सेलों की विशेषताएं। अब हमें ईंधन सेल की क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं ईंधन सेल की क्या विशेषताएं होती हैं। तो कह रहा भैया कि ये जो सेल है लगातार पूर्ति पर, मतलब ईंधन की लगातार पूर्ति पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब जब जब तुम क्या करते रहोगे, ईंधन डालते रहोगे, तब तक ये करंट देती रहेंगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सेल की आयु बहुत लंबी होती है। ईंधन डालो, कहानी बढ़ाओ। फिर कह रहा है ये सेल प्रदूषण मुक्त होती है। भैया अब प्रदूषण मुक्त तो होंगी देखो ध्यान से, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बनाए जा रहे हैं आज के समय में ना, कि ये पॉल्यूशन देते ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होते हैं, प्रदूषण से मुक्त होते हैं। क्योंकि इनमें हानिकारक पदार्थों का निर्माण नहीं होता। ठीक, इनमें के उत्पाद केवल जल होता है। अब तुमने देखा होगा, यहाँ पर ध्यान दिया होगा चित्र में, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना उत्पाद के रूप में केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा। और जल कहाँ नुकसानदायक होता है ना, ये ध्यान रखना। अब कह रहा इनकी दक्षता भी बहुत ज्यादा बेहतर होती है। देखो 70 से 80%, सीसा संचायक सेल की कितनी थी, 80%, इनकी भी वैसी होती है 70 से 80%। और अगर इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो तो ये 95% तक बढ़ा सकते हैं, इसको इनकी दक्षता को 95% तक बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा है, और आज से ये चैप्टर हो जाएगा एकदम से कंप्लीट। ठीक है ना, तो अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 की कहानी को शुरू करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है यार आपको। ठीक है ना, तो बेटा आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी की बात आपको कभी भूलनी नहीं है, कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों।